तो स्वागत है आपका पाठशाला में। तो आज हम देखने वाले हैं रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, या फिर आप इसे ये भी कह सकते हो प्रूफ ऑफ रेजिस्टिविटी। प्रूफ ऑफ किसका? रेजिस्टिविटी इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। जो रेजिस्टिविटी होता है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, उसका भी आप प्रूफ इसे कह सकते हो। अब देखो, हमने ये रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस का कहानी कब से शुरू किया था? ओम्स लॉ के बाद से। तो ओम्स सर ने बताया थे जो आपका पोटेंशियल रहेगा, जितना पोटेंशियल लगाओगे उतना करंट आएगा, एक फैक्टर कांस्टेंट रहेगा जो है तुम्हारा रेजिस्टेंस। ये बातें क्लियर है। और उन्होंने क्या बताया था कि जो फिजिकल कंडीशंस है वो सारे सेम होना। तो उसी को देखते हुए हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, कंडक्टर का लेंथ को बढ़ाया, एरिया को बढ़ाया। तो बढ़ाने के बाद उन्होंने देखा कि हाँ भाई, जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ पे भी डिपेंड करता है और आपके एरिया पे भी डिपेंड करता है। लेंथ पे डायरेक्टली और एरिया पे इन्वर्सली करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कर लिया है और वहाँ पे हमने कंक्लूड किया था कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है आपका रेजिस्टिविटी। तो उसका प्रूफ भी चाहिए हमें कि अगर वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है तो अंदर में जो चीज़ें हो रहे हैं तो उसके साथ हमें एक रिलेशन बना के दिखाओ। तो वही आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो let us consider a conductor of length L and cross sectional area A with N is the number of electrons per unit वॉल्यूम। ये कुछ स्टार्टिंग में मैंने लिखाया था ना, जब हमने किया था आपका एक करंट का फॉर्मूला निकाला था I = NeVd। तो ये लगभग कुछ उसके जैसा रहेगा। तो हमने कंसिडरेशन ले लिया, हमारे पास एक कंडक्टर है, डन। कंडक्टर का एरिया कितना है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इसका लेंथ कितना है? हमारा L है, डन। उसके बाद when applied to a external potential V and current flow through the conductor। जब एक्सटर्नल पोटेंशियल V को हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है? लेट्स से I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर में से I अमाउंट ऑफ करंट आपका फ्लो हो रहा है। सो व्हेन अप्लाइड एक्सटर्नल पोटेंशियल V देन द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर कितना? I हो रहा है, डन। और हमने देखा भी था यहाँ पे चार्जेस फ्लो होंगे, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह आएगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सारे बातें हमें क्लियर है। एंड ऑल द फिजिकल and the external physical quantities such as temperature and pressure kept constant। इनको हमने कांस्टेंट रखा है, क्यों? क्योंकि ये ओम्स लॉ का कंटिन्यूएशन पार्ट है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ओम्स सर ने क्या बताया था? पोटेंशियल बढ़ाते जाओ, करंट बढ़ते जाएगा, डन। फिर हमने एक कांस्टेंट लिया था R = I। सो कुल मिला के R का वैल्यू क्या आ जाएगा? V/I। यहाँ तक बातें क्लियर है। R = V/I, डन। ऑल्सो वी नो और हमें क्या पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है? = ρL/A। ये बाद में साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था तो वहाँ से उन्होंने ये निकाल दिया। ये दो रिलेशन हमें पता है, डन। देयरफॉर अब आगे बढ़ेंगे। देयरफॉर तो मैं यहाँ पे V/I = R होता है, तो मैं इसी को सॉल्व करना चाहता हूँ, दैट इज़ V/I निकालना चाहता हूँ। तो पोटेंशियल का एक रिलेशन अगर आपको याद हो, अच्छा यहाँ पे जब आएंगे तो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे आ जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। इस बार मैं स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो को करंट मानूंगा। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूले में थोड़ा बहुत चेंज करता हूँ तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट इज़ dV/dr इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। यहाँ पे पोटेंशियल कहाँ से कहाँ, इस एंड से इस एंड तक लग रहा है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल v अमाउंट ऑफ पोटेंशियल इस एंड से इस एंड तक लग रहा है, दैट इज v, कहाँ से कितना लेंथ में लग रहा है, अपॉन l। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू v इंटू एल लिखा जा सकता है, हाँ लिखा जा सकता है, इसको लिख देंगे e इंटू एल। आई का फॉर्मूला, इसमें से जो करंट पास होगा, तो हमने उस टाइम देखा था कि ऐसे अगर मूव कर रहा है तो ऐसे ड्रिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन के टर्म पे निकाला था। मैंने बोला था कि हम फिजिक्स में पॉजिटिव चार्जेस को मानेंगे, तो आपको अगर याद हो तो मैंने वहाँ पे I इज इक्वल टू क्या निकाला था, माइनस NEA ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैंने क्या बोला था, नेगेटिव साइन, क्या नेगेटिव चार्जेस की वजह से आ रहा है। फिजिक्स में हम पॉजिटिव चार्जेस को मानेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव ले लेंगे, डन। तो I कितना आ रहा है हमारा यहाँ से, उस फॉर्मूले से NEA ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये बातें क्लियर है। ऑल्सो, और हमें क्या पता है, ऑल्सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना निकाला था मैंने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना, माइनस ई टॉ बाई एम, क्या मैंने यही निकाला था, माइनस ई टॉ बाई एम। अब मैंने नेगेटिव चार्ज क्यों आया था, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला गया था। यहाँ पे स्ट्रिक्टली मैं पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को लेने वाला हूँ, तो ये टर्म पॉजिटिव में आएगा, चार्जेस क्या आएंगे, पॉजिटिव में आएंगे। मान लेते कि यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस आगे मूव कर रहे हैं, वो भी ड्रिफ्ट हो के। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो ये मैं लिख सकता हूँ, सो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे v बाई आई इज इक्वल टू ई एल डिवाइडेड बाई NEA। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह में मैं इस टर्म को लिखने वाला हूँ, दैट इज़ कैपिटल E टाउ अपॉन m। तो am तो ऊपर जाएगा, ये बातें क्लियर है। E कट गया, कटने के बाद हमारे पास यहाँ पे v बाई आई कितना आ रहा है, देखो एक बार, v बाई आई, m ऊपर चले जाएगा, दैट इज़ m इंटू एल को मैं सेपरेटली लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, n e इंटू ई ए स्क्वायर, ए को मैं सेपरेटली लिखूँगा तो टॉ ए। ये बातें क्लियर है। ये हमारे पास कुछ आ चुका है रीअरेंजमेंट के बाद भी। वी नो हमें पता है, बाद में निकाला गया था, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। क्या बातें क्लियर है। सो ऑन कंपेयरिंग जब हम कंपेयर कर रहे हैं, ऑन कंपेयरिंग विद द अबव इक्वेशन, विथ अबव इक्वेशन 1, सपोज इस इक्वेशन को 1 मानते हैं, इसके साथ अगर इसको कंपेयर करें तो अगर तुम देखो तो एल बाई ए, यहाँ भी मैंने एल बाई ए को सेपरेटली लिख दिया था, तो रो का वैल्यू कितना आ रहा है, सो आपका रो का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ से, m n e स्क्वायर टॉ, डन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के साथ आ चुका है। यहाँ तक बातें क्लियर है, डन। ये तो रिलैक्सेशन टाइम भी टॉ आ चुका है। वी कैन सी, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। m क्या है, मास ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। वी कैन सी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि m होता है, या फिर मास ऑफ चार्ज क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। ये बातें क्लियर है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, उसका भी चार्ज कितना, मतलब उसका भी मास हमने क्या, इलेक्ट्रॉन का मास ही माना है, क्योंकि वर्चुअली कौन मूव कर रहा होता है, पॉजिटिव चार्ज वर्चुअली मूव करता है, हकीकत में इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, लेकिन हमें वर्चुअली पॉजिटिव चार्ज भी मूव करते हुए दिखता है। तो एक टर्म कांस्टेंट, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर जितने हैं कांस्टेंट, e क्या है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के टर्म पे बात कर रहे हैं, ठीक है हम। e क्या है आपका, चार्ज का स्क्वायर कांस्टेंट, रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट, यहाँ पे देखो n e टॉ, ये सारे क्या है आपके कांस्टेंट है ना। टॉ कैसे कांस्टेंट हो गया, टॉ मतलब रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये भला कैसे कांस्टेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि फिजिकल एक्सटर्नल फिजिकल क्वांटिटी सच एज टेम्परेचर एंड प्रेशर आर केप्ट कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट ही हो जाएगा। ये बातें क्लियर है। देयरफॉर वी कैन से, रेजिस्टिविटी इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, डन। यहाँ से एक और, यहाँ पे डेरिवेशन खत्म होता है। आप चाहो तो एक और लाइन एक्स्ट्रा लिख सकते हो, यहाँ पे लिख देते हैं, एक और लाइन एक्स्ट्रा हम लिख सकते हैं कि जो कंडक्टिविटी होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन रो होता है ना। कंडक्टिविटी 1 अपॉन रेजिस्टिविटी होता है। तो यहाँ से हम कंडक्टिविटी कितना लिख सकते हैं, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी कितना है मेरे पे देखो, m डिवाइडेड बाई n e स्क्वायर टॉ। तो यहाँ से कंडक्टिविटी कितना आ जाएगा, ए वाला पूरा टर्म ऊपर चढ़ेगा, दैट इज n e स्क्वायर टॉ अपॉन m। तो ये होगा आपका कंडक्टिविटी। ये भी चाहे तो आप लिख सकते हो, बट ए वाला पार्ट मेन था। तो हमने निकाल लिया रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ दिस। अब देखो, अब हम चाहते हैं कि अगर कंडक्टिविटी को इस तरह लिखा जा सकता है, तो हम चाहते हैं ओम्स लॉ को भी हम ऐसा ही लिखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ इंट्रिंसिक पैरामीटर।
ये जो अंदर में हो रहा होता है ना, तो उसके टर्म्स में हम ओम्स लॉ को भी लिखना चाहेंगे, जो हम नेक्स्ट डेरिवेशन में करने वाले हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।